ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं वो दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचाई जाती है। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। दूसरा भाग, इसी पहले भाग में से हम पंचांग व मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से हम नित्य प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है, जिसे तारा भ्रमण कहते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है और जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों का ताल मिलकर आज के दिन के शुभता के संकेत इससे मिलते हैं और यह आपके लिए काफी उपयोगी होता है। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिससे जातक के पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों के शुभता और अशुभता तथा नक्षत्रों की शुभता अशुभता हम जान सकते हैं। उससे दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न व्यक्तियों से जुड़ने वाले जुड़ने विभिन्न व्यक्तियों से जुड़ने पर उनसे शुभता और अशुभता के संकेत, ये सारे सारे हम नवतारा चक्र पद्धति जानते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग तारा बलम चंद्र बलम। तीसरा भाग चंद्र बलम है, जो कि चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार हम ये फल देखते हैं। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है। एक प्रकार का यह मुहूर्त ज्योतिष है जो कि सभी कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करता है। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह इसका उपयोग दैनिक कार्यों से लेकर दैनिक कार्यों, पूजा पाठ, जप तप साधना तथा ग्रहों से संबंधित कार्य, पहले बार किए जाने वाले कार्य और ऐसे सभी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो उसके लिए उपयोगी हुआ करता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से यूट्यूब पर पोस्ट भी किया है, हिंदी और अंग्रेजी में, चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों के साथ हम खेलते रहते हैं। अंक भी आगे चलकर हमारे प्रतिस्पर्धा का एक सूचक बनते हैं और हमारे उपलब्धियों का एक मापदंड बनता है। अंक हमारे लिए हर पग पर, जिस तरह से हम सांस लेते हैं, हमारे अंक भी उसी तरह से हमारे साथ देते हैं। कुछ अंक हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी, ताकि हम उन अंकों को सकारात्मक रूप से कार्य कर सकें और उनसे फायदा उठा सकें। साथ ही साथ जो नकारात्मक अंक है उसे परहेज करें या उन्हें शुद्धता में परिवर्तित करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रस्तुति में अंकों के बारे में, कैसे अंकों को जाना जाए, कैसे अंकों को पहचाना जाए, क्योंकि अंकों को जानना, पहचानना, समझना बहुत आसान है। 1 से 9 तक ही अंक होते हैं, उस पर चर्चा, संक्षिप्त चर्चा। साथ ही साथ आज का अंक विभिन्न तिथियों के जन्म जातक के लिए किसी भी माह के आज के अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए, अंक आज क्या बोल रहे हैं। तो अंक बोलते हैं, अंक समझते हैं, अंक हमें हमारा साथ देते हैं। चलिए अंकों के साथ हम इस प्रस्तुति को अंतिम 5वें और अंतिम भाग में अंकों के साथ इस प्रस्तुति को विराम देंगे। तो हर प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी और सार्थक होने जा रही है, इसलिए हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक और यह प्रस्तुति, पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी हमारा उद्देश्य है और यही हमारी कामना है। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति की तरफ। और प्रस्तुति जो कि दैनिक पंचांग से संबंधित है, तो पंचांग पर चर्चा न करें तो प्रस्तुति अधूरी सी लगती है। तो चलिए पंचांग पर थोड़ी सी चर्चा, पंचांग की महत्ता पर। पंचांग हम आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, ये सही भी है, किंतु इससे इसकी महत्ता इससे भी ज्यादा है। पंचांग हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है।
जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, जीवन में इसकी उपयोगिता को समझते हुए, हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो चलिए चलते हैं श्री राम के और घोष करते हुए, श्री राम को का नाम लेते हुए प्रस्तुति। जय श्री राम। आज का दिनांक 5 दिसंबर 2025। आज का दिनांक 5 दिसंबर 2025, माह मार्क्सिस माह पौष पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलाई तक कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 6:21 पर और सूर्यास्त 4:59 पर। सनराइज एट 6:21 AM एंड सनसेट एट 4:59 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुख पाना। पंचांग के पांचों अंक: वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें सूर्य बजकर 55 मिनट तक प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीया, नक्षत्र दिन के 11:46 तक रोहिणी, उसके बाद वृक्ष। योग प्रातः 8:08 तक सिद्ध, उस तत्पश्चात कल पूर्व में 3:49 तक साध्य और उसके बाद शुभ। ये तीनों शुभ स्थिति। करण अपराह्न 2:48 तक बालव, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:55 तक कौलव और फिर तैतिल। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए ओम नाथ शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ को का देखते हैं कि वास कहाँ है और उनकी सुखता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वितीय तिथि है, भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, क्योंकि सुखप्रद है। जब तक प्रतिपदा तिथि है और जब द्वितीय तिथि होती है तो भोलेनाथ सफा स्थल पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो महत्वपूर्ण मोड में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:01 दिन तक, अमृत काल प्रातः 8:50 से 10:23 दिन तक, अमृत काल का दूसरा भाग देर रात्रि 1:06 से 2:30 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:26 से 2:09 अपराह्न तक, गोधूली विप्लव संध्या 4:56 से 5:23 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:14 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी है शुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:20 से 11:40 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 7:41 से 9:01 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 2:19 से 3:39 अपराह्न तक और वर्ज मुहूर्त दो भागों में। आज भोर पहला भाग आज भोर में 4:49 से 6:12 प्रातः तक और पुनः अपराह्न 4:41 से संध्या 6:05। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार सूर्यदेव, चंद्रदेव, शुक्रदेव तथा राहु और केतु ये मजबूत स्थिति में है, शेष कमजोर अवस्था में है। चंद्रदेव
राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जब आज वृषभ से अपने उच्च राशि से वे मिथुन राशि में जाएंगे। वहीं मंगल देव अस्त चल ही रहे हैं, इनकी लंबी अभी अस्त की यात्रा है। और बुध देव तथा बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं। राहु देव और केतु देव तो वक्री चलते ही। इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। और सबसे ज्यादा राशि मंगल के ग्रह, मंगल की राशि, सबसे ज्यादा ग्रह मंगल की राशि में, उसके बाद शुक्र की राशि। मंगल की राशि में 3 ग्रह, शुक्र की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। वे हैं चंद्रदेव, बृहस्पति देव और राहु देव। इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, बुध के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु सूर्य मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज 10:15 रात्रि में चंद्रमा अपने अपने वृषभ राशि से, इसमें वे उच्च के होते हैं, वहां से मिथुन में जाएंगे। तो ये रहे आज के ग्रहों के आकाशीय स्थिति। और अब आपको ले चलते हैं दूसरे भाग, प्रस्तुति के दूसरे भाग में, जो नक्षत्र से संबंधित है। इसे ताराबलम कहते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुति एक सारणी प्रस्तुत है, और ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं ताराबलम के नीचे वर्टिकल रोज है, वह उसमें भी नक्षत्रों के नाम है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसका उसकी सूची है। और इन दोनों को जब जहां मिलान होता है, दोनों का जब क्रॉसिंग होती है, वही आज की शुभ तारा शुभ होती है। कुल 9 स्थितियां बन सकती है, जबकि आज का तारा आपका जन्म में संपत विपत छेद प्रत्यय साधक नैर्गण्य मित्र या मित्र में हो। जब तारा आपका संपत छेद साधक मित्र में होगा, शुभता देगा। जन्म विपत प्रत्यय और नैर्गण्य में होने पर अशुभता के संकेत मिलते हैं, चुनौती के संकेत मिलते हैं। और जैसे जैसे उनकी संख्या आगे बढ़ते हैं, उनके जो अशुभता और शुभता वो बढ़ती है। जब भी आज का तारा जन्म विपत प्रत्यय और नैर्गण्य में हो, तो थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उसमें भी सावधानी पूर्वक कार्यों का निष्पादन करना, दैनिक कार्यों में सावधान रहना, और नया कार्य आरंभ न करना, यही आज की संदेश तारे देते हैं। वही संपत छेद भी साधक और मित्र मित्र में आपका तारा रहने पर तारे कहते हैं कि आपने शुभ कार्यों का निष्पादन करें और योजनाबद्ध तरीके से करें, ताकि शुभता आपकी बनी रहे। ये ताराबलम नवतारा चक्र पद्धति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों के पूरे जीवन काल के बारे में जानते हैं कि ग्रह दशा महादशा का फल कैसा देगा, ग्रह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे देंगे फल देंगे, और उन ग्रहों से संबंधित नक्षत्र कैसे फल देंगे, में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभकारी और चुनौती भरे हो सकते हैं। इनको जानना बहुत आसान है नवतारा चक्र पद्धति से। और यह नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे, इसकी सूची, इसको निर्धारित करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता, सूचीबद्ध है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, आपकी उपयोगिता के लिए, हम 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में बांट कर रखते हैं। इस प्रकार 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियां बनाई गई, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, शनि, आठवां शनि और नौवां बुध। पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से पहला, 10वां, 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव को मिला। दूसरा 11वां, 20वां शुक्रदेव के सानिध्य में गए। सूर्य के सानिध्य में तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। इसी प्रकार चौथा, 13वां, 22वां के स्वामी चंद्रदेव बने, और इसी क्रम में चलते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामी बुधदेव बने। इस प्रकार यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत।
फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है, यह जानना जरूरी है। ये इस सूची को आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र को यहाँ पकड़े और उस नक्षत्र को पकड़कर आगे बढ़े, उनके ग्रह को देखें। ये यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और उनके ग्रह स्वामी जो होते हैं, उसी के दशा महादशा में जातक का जन्म हुआ होता है। यह मिश्रित फल देते हैं, ज्यादा अशुभकारी श्रेणी में ही हम उसको, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आप आगे बढ़िए। हम सब आगे बढ़ते हैं, दूसरा चौथा छठा आठवां और नौवां जो ग्रह बनता है वह शुभकारी होता है, और पहला तीसरा पांचवां सातवां ग्रह जो होते हैं वो अशुभकारी होते हैं, चुनौती भरे हो सकते हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम उदाहरण स्वरूप शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा चौथा छठा आठवां और नौवां ग्रह को पहचाने, तो दूसरा ग्रह मंगल चौथा, बृहस्पति छठा, बुध आठवां और केतु नौ, ये ग्रह इनके लिए शुभकारी हो सकते हैं। शेष ग्रह शुक्र खुद, चंद्रमा, राहु, शनि इनके लिए अशुभकारी हो सकते हैं। या इस प्रकार हम ग्रह तो पहचान गए कि कौन से ग्रह शुभकारी और अशुभकारी होंगे, तो इनके दशा महादशा का फल कैसा होगा। हम जब दशा महादशा का फल जान सकते हैं, तो शुभ दशा के माध्यम, शुभ दशा महादशा के अवधि में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों पर निष्पादन कर सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कितने किस प्रकार की शुभता अशुभता ला सकते हैं, यह हम जान सकते हैं। साथ ही साथ अशुभ या शुभ नक्षत्रों में जन्मे जातक से संबंध जोड़ने पर हमें उसी तरह से फल मिलेंगे। यानी यदि हमें बिजनेस पार्टनरशिप करना है, तो ऐसे व्यक्ति से हम बिजनेस पार्टनरशिप करें जिससे हमें संपत्ति का लाभ हो, तो बेहतर होगा। उसी तरह मित्र अति मित्र से संबंध जोड़ने पर वह जीवन भर पर्यंत हमारे लिए शुभता के संकेत लाते हैं, शुभता देते हैं। इस प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितनी शुभता लाएंगे, उनसे कितना किस प्रकार का संबंध जोड़ा जाए, यह हम इससे जान सकते हैं। इस प्रकार यह काफी उपयोगी है, नव तारा चक्र पद्धति। और नौ तारा चक्र पद्धति, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर अलग पोस्ट किया है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता और कुछ हनुमान की भी कुंडली की विवेचना की है। उन्हें नमन करते हुए हम आपसे आग्रह करते हैं कि उसे गीत आप देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी होगा। इसी ये के साथ आपके साथ अब हम आपको ले सकते हैं वापस तारा बलन पर, और आज देखते हैं आज के तारे क्या कह रहे हैं। आज के तारे, चंद्रमा 11:46 पर, चंद्रमा आज दिन के 11:46 पर ये गोचर करेंगे। और यहाँ पर जो 11:46 पीएम लिखा है उसे एएम पर है। दिन के 11:46 पर चंद्रमा अ, अपने ही नक्षत्र में आएंगे और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। इस प्रकार चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में। तो जिस जातक का जन्म, उदाहरण स्वरूप जिस जातक का जन्म भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उनका पहला भाग विपद का होगा, दूसरा भाग क्षेम का होगा। उसी तरह से यदि हम दूसरे नक्षत्र के इसी का देखें, पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में देखें, तो पहला भाग अति पीड़ा का है, नैधन्य है, और दूसरा मित्र का है। इस प्रकार हम आज के बारे में यदि देखें, तो बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक और शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज परेशानी के विषय बन सकते, इसलिए उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है। अति ज्यादा, सबसे ज्यादा परेशानी उनके लिए हो सकती है। संकेत ये मिल रहे हैं, क्योंकि नैधन्य सातवां तारा इनके सूची में आ रहा है। तो जब भी तारा आपका शुभता का संकेत देता है, तो दैनिक कार्य में सावधानी रखें, और जिन कार्यों को आरंभ कर चुके हैं उन्हें जारी रखते हुए सावधानी पूर्वक उसका निष्पादन करें, नए कार्य का आरंभ न करें। उपाय के तौर पर कोई भी जोखिम न लें, क्योंकि जोखिम यह आपके लिए ज्यादा अशुभता ला सकता है।
किताबों में जो लिखा है वो सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपकी जानकारी के लिए, न कि इसका उपयोग करने के लिए। जन्म में आज का तारा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत है तो गुड़ का दान, कृतरी है तो नमक का दान, नैतन है तो प्याज का। इस प्रकार यह आज हम तीसरे भाग में आपको ले आए हैं, जो कि चंद्रबलम कहता है। आज चंद्रमा के गोचर के अनुसार कैसे राशि और राशि के अनुसार कैसा फल। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जब मिथुन राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि में जब तक हैं तब तक वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत हैं। वही उसके बाद मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वाले जातकों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आपको लिया है चौथे भाग, चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष उससे मुहूर्त ज्योतिष है, जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है, क्योंकि यह नए कार्य से लेकर उन सारे कार्यों में, चाहे दैनिक कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, पूजा पाठ हो, पहली बार जो कार्य आरंभ कर रहे हैं वो हो, वह हो, या ऐसे सभी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार अगर कहें तो सभी कार्यों के लिए उपयोगी होता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हमने यूट्यूब में पोस्ट करके रखा, आप उसे देख सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर, उसे जानकारी हासिल कर, विस्तृत जानकारी हासिल कर आप उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने मित्रों, शुभेच्छुओं तथा सभी परिजनों को इसकी जानकारी देकर उनके जीवन में भी सुखता ला सकते। तो चलिए संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो हुआ करता है वह 8वां चौघड़िया, पहला चौघड़िया जो होता है वही अंतिम चौघड़िया होता है, दिन का भी और उसी तरह से रात का भी। इस प्रकार चौघड़िया 8 होते हैं, लेकिन नामकरण 7। और ये 7 साप्ताहिक दिनों से संबद्ध हो गए। और इस और सातों चौघड़िया, सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन ये ग्रह स्वामी अलग अलग होते हैं। और ये ग्रह स्वामी जो होते हैं, इन्हें विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए ये अधिकृत होते हैं। इस प्रकार हर चौघड़िया का की उपयोगिता और बढ़ जाती है, क्योंकि वह कार्यों के अलावा, अपने निर्धारित कार्यों के अलावा ग्रहों से संबंधित कार्यों को भी वह उनको शुभता अशुभता वह बताता है। और इस प्रकार शुभता अशुभता का हम निर्धारण करते हुए, उसका उपयोग करते हुए हम इसका अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित करते हैं। अब दिन में जब भी हम तारा चौघड़िया के उपयोग करते समय सारणी को देखें, जरूर यह देखें कि अशुभता से कहीं तो अधिव्याप्त नहीं है। यदि अशुभता से अधिव्याप्त स्थिति होती है तो उसका परित्याग करो। दिन में चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है। ये 3 अशुभता रहती है। रात में केवल 1 अशुभता काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन सूर्य से संबंध है और शनि से इनकी कटुता रहती है, इनकी थोड़ी खिन्नता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया, काल चौघड़िया हमेशा काल बेला से ग्रसित रहता है। वही चंद्रमा का बुध से इनकी थोड़ी सी कम घनिष्ठता, या कहें थोड़े सा अलगाव। इसलिए बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया रात्रि का, वह काल रात्रि से ग्रसित। कभी कभी ये चौघड़िया 2 ग्रहों से भी ग्रसित हो सकते हैं, खास करके दिन का, रात्रि का नहीं। चलिए तो आज देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया अमृतकाल वारविला से ग्रसित है। और काल चौघड़िया जो 10:20 से 11:40 तक है, वह काल बेला और राहु काल दोनों से ग्रसित। वही रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया 8:20 से 10 बजे तक काल रात्रि से ग्रसित। 23 चौघड़िया उपयोगी है, इनका उपयोग करें और इनका लाभ उठाएं, अपने जीवन में कार्यों में शुभता। यदि उद्देश्य के साथ अब आपको ले चलते हैं अंतिम भाग में,
जो कि पांचवा भाग। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंध रखता है। अंक ज्योतिष अंकों का को समझने की प्रक्रिया है, अंकों का उपयोग, सही उपयोग करने की एक विधि है। और यह बहुत जानना आसान है, इस अंकों को समझना आसान है। यदि अंक को हम समझते हैं तो अंक हमारे लिए सकारात्मकता ज्यादा ला सकते हैं। अंकों से हम ज्यादा सकारात्मकता की उम्मीद कर सकते हैं और अंकों को अपने अनुसार हम ढाल सकते हैं। कुछ अंक जो हमारे लिए अनुपयोगी हो सकते हैं, उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये अंक 1 से 9 तक के होते हैं। शून्य को गणना में नहीं ली जाती है क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। साथ ही साथ एकल अंक में ही हम अंकों को प्रयोग करते हैं, 1 से 9 तक। और इसलिए 1 से 9 तक के अंकों को समझना, उन्हें याद रखना, उनको उनको उनका उपयोग करना, यह कितना आसान है। 1 से 9 तक अंक हैं एकल अंक। जब भी हमें एक से ज्यादा अंकों का समूह हमारे पास समक्ष आता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लें। यानी अंक ज्योतिष एकल अंक। 1 से 9 अंक को ही यदि देखें तो पांचवा अंक कैसा होता है? 5 अंक जो 1 और 9 अंकों के बीच का अर्थ होता है, यह मध्यस्थता का काम करता है, यह तुलन का काम करता है। यानी ये अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। इसलिए इसे संतुलित अंक भी बोले, सेंटर का, केंद्र का अंक भी बोला जाता है। लोसो ग्रिड में यह केंद्र में ही होता है। तो ये अंक, अंकों के बारे में आप संक्षिप्त जानकारी हमने दी। ये अंक के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। स्वाभाविक है, हर ग्रह के अपने अपने गुण होते हैं, हर ग्रह के अपने अपने तत्व होते हैं, हर ग्रहों के अपने अपने ऊर्जाएं होती हैं। हर ग्रह अपना अपना कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ते हैं और शुभता की स्थिति में शुभ प्रभाव, अशुभता की स्थिति में अशुभ प्रभाव देते हैं। तो यदि कोई अंक हमारी जन्म तिथि में मिसिंग है, नहीं है, तो उस ग्रहों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं हम उससे वंचित हैं। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं कि 2 से ज्यादा बार उसकी पुनरावृत्ति हो, वैसी स्थिति में वे अंक असंतुलित हो जाते हैं और तब वे अंक से संबंधित ग्रह हमारे लिए अशुभता लाते हैं। इसलिए अंकों को संतुलित करना ही जो अंक ज्योतिषी का काम है। किसी भी व्यक्ति की समस्या को पकड़ना और तब अंक उसके अनुसार उसको ठीक करना, यही अंक ज्योतिषी का काम है। अब अगर हम पहले से जान गए भविष्य के लिए भी कि कौन से अंक हमें उपयोगी होंगे, कौन से अंक हमारे लिए समस्या कारक होंगे, तो हम आरंभ से ही वैसा उपयोग कर सकते हैं। वैसी करेक्शंस पहले शुरू से ही करते चलते हैं ताकि हम शुद्धता बनाए रखें और तब हमारे जीवन में स्ट्रगल कम, बाधाएं कम हो और तब जीने का मजा दूसरा। इन अंकों को इनके इन अंकों को इनकी उपयोगिता के अनुसार, इनके ग्रहों के अनुसार अलग अलग विशेष नामों से अंकों की दुनिया में जाना जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है तो उसके बॉस। 2 को रानी से और या पार्टनर से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से जिसकी झूठ पकड़ी न जाए, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से या सलाहकार से, मंत्री से या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान हो कि वह भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पूर्वालोकन, पूर्वानुमान जिसे हो जाए, पूर्वाभास हो जाए। 8 को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर या न्यायालय से। 9 को सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर से। तो ये अगर आपस में तालमेल भी देखें तो 1 का 2 से संबंध बहुत अच्छा रह सकता है, 1 का 3 के साथ संबंध अच्छा रह सकता है, वहीं 2 और 3 का संबंध तटस्थता का हो सकता है क्योंकि रानी को गुरु से ज्यादा सरोकार नहीं है। वहीं रानी और राहु ये राहु को शरारती तत्वों से,
4 अंकों से 2 और 4 का जो मिलन है वह अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार मित्र हम जान सकते हैं। फिर भी यह सूची आपके समक्ष हम रखेंगे इस कौन कौन से शत्रु अंक है। अब ये अंकों की दुनिया में आते हैं। ईश्वर जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें उपहार के रूप में कुछ अंक प्रदत्त करते हैं, वह जन्म तिथि को। और जन्म तिथि में तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का या 2 अंकों का हो सकता है और माह 4 अंकों का। अंक ज्योतिष के पहले सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी अंक का ये 2 अंक से और या 2 से ज्यादा अंक होंगे तो इन्हें हम एकल अंक में परिवर्तित करें। तिथि हमारा से हम जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं वह हमारा मूलांक होता है, बेस होता है। यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। वहीं तिथि और माह जब जुड़ जाते हैं तो वह जो अंक एकल अंक होता है वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। और तिथि माह और वर्ष तीनों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह हमारा भाग्यांक होता है, हमारे पूरे भाग्य का निर्धारण करता है। और केवल वर्ष को एक अलग में परिवर्तित करते हैं तो हमारे वह हमें वातावरण बताता है। तो ये सूची सभी आपके समक्ष आप देखें। यह एक जन्म तिथि हमने लिया है किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका आज जन्म तिथि, और यह लोगों में जाना जाता है, ये जाने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का हमने जन्म तिथि दी है और यह हमने गूगल से लिया है। इसका यह लेने का तात्पर्य यह है कि हम कोई अलग से अपना जगह जन्म तिथि लें तो सही नहीं होगा, क्योंकि वही पुनरावृत्ति होगी और आपको सिखाने में समझने में परेशानी हो सकती है। ऐसे भी 5 अंक आप देखें तो मरकरी बुध से संबंध है, जो कि संचार से संबंध है। 5 मूलांक है आज के 5, और 5 क्या है, बैलेंस्ड अंक है। यह व्यक्ति परेशानियों में भी होता है तो वो संतुलित अपने आप को नहीं कर पाता। वो संतुलित रहता है क्योंकि खुद संतुलित है और दूसरे को संतुलित करता है, संचार से है। तो 5 अंक पूर्णांक, 5 अंक वाले ऐसे भी कहा गया है कि जैसे 2025 में जिसका जन्म हुआ है उसने 5 अंक ईश्वर ने दिया है, और 5 तारीख को ही जिसका जन्म हुआ है ईश्वर ने 5 तारीख को उसका नवाजा, जो कि इस आत्मबल को मजबूत करता है। तो 5 मूलांक इसको जातक। भाग्यांक 2 और अंक ज्योतिष में कभी चर्चा और अलग से करेंगे। 11, 22, 33 जब भी चाहे तिथि में आए, माह में आए, माह में केवल 11 आएगा। 11, 22, 33 जब भी या कहीं योग है, योग में कहीं आए, गणना करते समय तो इसे मास्टर अंक कहा जाता है। इसका संबंध पूर्व जन्म के आत्मा से होता है, पूर्व इसे मास्टर अंक कहते हैं। वही 13, 14, 16, 19 आए तो इसे पूर्व जन्म के ऋण से संबंध। इसकी चर्चा हम कभी अलग से करेंगे, या अंग्रेजी में जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं उसमें चर्चा थोड़ी सी होती है, इसमें हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि प्रस्तुति थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब आप बस देखें कि जब दूसरा जो पूरा अंक ज्योतिष यही मूलांक और भाग्यांक के इर्द गिर्द घूमता है। मूलांक को ड्राइवर भी कहते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर भी कहते हैं। अब समझने के लिए आप सब इसको देखें कि मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो जाए तो क्या होगा। बस को चलना मुश्किल हो जाएगा। यदि बस के संदर्भ में देखें तो आरंभ से ही बस स्ट्रगल में रहेगी, उसको चलना चलाना मुश्किल होगा। जीवन में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर यानी मूलांक और भाग्यांक हमारा शत्रु हो जाए आपस में तो जीवन स्ट्रगल। वहीं दूसरी स्थिति बनती है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, शत्रुता नहीं है, लेकिन एक ऐसे किसी पड़ाव पर ऐसे सवार पैसेंजर सवार होते हैं जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु होता है। फिर बस का वहीं से बाधा चलने में, उसके परिचालन में बाधा हो। जीवन के संदर्भ में भी वही बात है। ड्राइवर और कंडक्टर ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया, मित्र दिया, किंतु हम कुछ अंक ऐसे ले आते हैं जो शत्रु अंक होते हैं और ये शत्रुओं को वहां से बाधा हमें देना शुरू कर। इसलिए
शत्रुओं को पहचानना समझना जरूरी है। और मूलांक और भाग्यांक में चूंकि पूरी जीवन घूमता है, ड्राइवर और कंडक्टर का पूरा जीवन घूमता है, इसलिए इसका शत्रुता नहीं होना चाहिए। और यदि शत्रुता होते हैं तो ऐसे अंक को, मूलांक और भाग्यांक के बीच में ऐसे अंक को हम लाते हैं जो दोनों का मित्र, और ये अक्सर एक अंक या 5 अंक होते हैं। इसलिए अब अंक ये लाए कहां से, स्रोत क्या होगा, इसे जानने के लिए स्रोत जो है ऐसा होना चाहिए जो चिर हो, स्थायी हो, लंबी जिसका आयु हो, और वो होता है नाम। नाम का हमारे जन्म के तुरंत बाद हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता निर्धारित करते हैं, और यह नाम हमारे मरणोपरांत तक रहता है। इसलिए ये शख्स की लंबी आयु होती है। और इसलिए नाम का नामांक जो होता है वह हमारे लिए यह बेस का काम करता है, और यह ऊर्जा काफी देता है। इसलिए नाम का पहला अक्षर और नामांक, यह दोनों महत्वपूर्ण होता है। यह ऐसा होना चाहिए जो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं हो। यदि मूलांक और भाग्यांक आपस में मित्र हैं भी, तो हम नाम शत्रु नहीं हो, नहीं तो जीवन पुनः आरंभ से ही स्ट्रगलिंग हो जाता है, बाधा हो। और इसे यदि हम मूलांक और भाग्यांक का मित्र लेकर आते हैं तो यह हमारे ड्राइवर और कंडक्टर को मजबूत करता है, जिसकी धुरी पर पूरा जीवन चलता है। तो चलिए, अब आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, नामांक कहां से आया। जी हाँ, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और हर अंक के अंकीय मूल्य होते हैं। इसलिए नाम में जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनके अंकीय मूल्य में उसको परिवर्तित कर लेते हैं, और वही अंक का होता है। यदि पूरे अंक को, ये जन्म तिथि जो है ये रवीश कुमार की है, जो एक न्यूज एंकर है, मोतिहारी से जन्म है इनका। और इनके अंकों में देखें तो केवल एक अंक मिसिंग है, जो कि 3 अंक है। केवल एक अंक मिसिंग, बाकी सभी अंक स्वदेशी है। कुछ अंक एक से ज्यादा बार किए हैं, जिसके कारण इनको परेशानी थोड़ी हो सकती है, लेकिन इनके अंक, सभी अंक इनके पास है। इसलिए इनका आत्मविश्वास वगैरह वगैरह आदि सभी है, हर चुनौती पे सामना आराम से करते हैं। तो उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपको बताते हैं कि जन्म का नाम का पहला अक्षर ही उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी नाम हमें पुकारा जाता है तो नाम पुकारने की प्रक्रिया खत्म होते ही, हम होने के पूर्व ही कई बार हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना। और इसलिए आपके समक्ष, अब आप जानना चाहेंगे शत्रु कौन सा है। आपके समक्ष शत्रु प्रस्तुत है। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। अब यदि आप देखें 8 के 5 अंक दुश्मन, कुछ अंक ऐसे हैं 4 6 4 7 8 9 जो अपने अंकों के ही दुश्मन है, और 8 और 9 के कुल 5 अंक दुश्मन है अपना सहित। इसलिए ये अंक, क्योंकि 9 सेनापति का है, 8 अंक न्यायालय से संबंध रखता है, इसलिए ज्यादा अंक इनके दुश्मन होते हैं। इन अंकों का, सभी अंकों का, 1 से 9 तक अंकों का जो दुश्मन अक्षर है उसकी सूची भी हमने रखी है। यानी नाम का पहला अक्षर, शहर का पहला अक्षर आदि, यह नहीं हो तो अच्छा है, अति उत्तम। अब हम इस जातक का देखते हैं। 5 मूलांक है, इनका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन 2 इनका जो है भाग्यांक है। और 2 का शत्रु कौन कौन है यह देख। 2 के शत्रु 4 6 8 9, यानी इन अंकों की अधिकता नहीं हो। यही नहीं सुनिश्चित करना। इनका नामांक 6 पर गया है, जो कि भाग्यांक का शत्रु।
इनका नाम का पहला अक्षर दो ही है। दो ऐसे दो का शत्रु नहीं, किंतु छह शत्रु। उसी तरह यदि हम इनको देखें और भी अंकों का तालमेल करें तो हमें पता चलता है कि हर अंक इनके लिए कुछ ना कुछ संदेश देकर है। और इससे ज्यादा बोलना इनके बारे में कुछ, क्योंकि अंक इनका इनके जन्म तिथि का हमने गूगल से लिया है, इसका इसका कहीं प्रिडिक्शन करने के उद्देश्य से हमने ये कर, इसलिए कोई भी भविष्य की बातें नहीं, हाँ जानने की बातें हैं। इनके लाइफ को यदि आप समझें, जो इतिहास को इनके ये को देखें तो इनके लाइफ को स्ट्रगल रही है। ये संचार माध्यम से जुड़े हैं, चूंकि पांच अंक संचार का है, बैलेंस्ड अंक है, और स्पीकिंग का अंक है, और साथ साथ बुद्धिमत्ता का अंक। क्योंकि इनके पास वोकेबुलरी जब तक नहीं रहेगी तब तक बोलेंगे नहीं, अच्छी तरह से बोल नहीं पाएंगे, इसलिए इनके अंक काफी अच्छे और बैलेंस्ड अंक इनके पास कम है। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपको एक वर्तमान ईयर इनका कैसा रहेगा, वर्ष कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हम तिथि को, मैं जन्म तिथि में से वर्ष को हटाकर तो वर्तमान वर्ष को उसमें रिप्लेस करते हैं और तब भाग्यांक निकालते हैं। और मूलांक और भाग्यांक का शत्रु यदि होता है और रनिंग एज भी देखते हैं, ये तीनों को देखकर हम वर्ष पर निर्धारित करते हैं। तो थोड़ी मेहनत, आठ शनि देव का है, थोड़ी मेहनत तो खोजता है। तो चलिए आज का मूलांक देखते हैं। आज का मूलांक 5, भाग्यांक 8 बनता है। और 8 अंक का हमने पहले भी देखा है कि कोई अंक इनके मित्र नहीं। 8 अंक खुद 5 अंकों का शत्रु है। और आप देखें यहाँ अति शत्रु कितना अंकों का, खुद अपने अंक का शत्रु, और ये केवल 5, 6, 7 से तटस्थ, एक के तो दुश्मन है। सरकार और सरकारी पक्ष के ये दुश्मन होते हैं। तो 1, 2, 3 जो अंक हैं, जिनके मूलांक हैं, इनके ये दुश्मन ठहरे। 4 शरारती तत्व है, डिप्लोमेटिक है, इसलिए ये शत्रु रहेंगे ही अति शत्रु। न्यायाधीश है ना, और खुद अपने के दुश्मन भी हैं, और मंगल देव, क्योंकि न्यायालय को देखिएगा पुलिस से हमेशा जो है सो फिर जो भी उनकी डायरी होती है उस पर वो विश्वास नहीं करते। पुलिस जो स्टेटमेंट लेती है उस पर न्यायालय विश्वास नहीं, इसलिए इनमें भी इनसे भी कटुता रहती। तो इनका तटस्थ का संबंध 5, 6, 7 से है, यानी 5, 14, 23, 6, 15, 24, 7, 16, 25 को जो जातक जन्मे होंगे, इनके लिए शुभता के संकेत साधारण दिन होंगे। अति मित्र और अति मित्र 8 के कोई नहीं होते, इसलिए शुभता के संकेत, इसलिए मैं बोला इस जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार इन अंकों को के दिन सामान्य गुजरने की संभावना है। शेष अंक सावधान रहे। एक अंक वाले व्यक्ति ज्यादा से एक अंक, और 2 अंक वाले व्यक्ति ज्यादा सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त पर है और हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी और सार्थक होगा, ज्ञानवर्धक और रोचक भी रहा होगा। फिर भी कुछ त्रुटियां यदि रह रही है इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आपका सुझाव सराहना पर, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सके। और इसके लिए आप YouTube के कमेंट बॉक्स में जुड़े। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और करके हमें प्रोत्साहित करें, ताकि मेहनत हमारी और लाभ आपको। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ। हाँ, तो आप सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, ये इसे भूले नहीं, क्योंकि ये प्रस्तुति की, हमारे हर प्रस्तुति की सूचना तभी आपको मिल सकेगी और आप उससे लाभान्वित। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी
शुभता आ सके। और अंत में आपका दिन शुभ हो। प्रार्थना करते हैं दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा मां लक्ष्मी से कि आपके पर आशीष बरसाए रखें और आपका दिन शुभ। जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी।